IHS स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम BCH-CT 131 का यूनिट नंबर 2 विकिरण और द्रव्य की द्वितीय प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विकिरण हम किसे कहते हैं। स्पेस या किसी माध्यम में तरंगों या कणों के रूप में ऊर्जा का संचरण अथवा उत्सर्जन विकिरण कहलाता है। ध्यान दीजिए, या तो तरंग के रूप में होगा या कणों के रूप में होगा। वास्तव में विकिरण है क्या? तो आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आपने टॉर्च देखी होगी, माना यह आपकी टॉर्च है और इस टॉर्च से प्रकाश निकलता है। आप जानते हैं कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। जो प्रकाश इस टॉर्च से उत्सर्जित होता है ये विकिरण ही है। या फिर जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, ये भी एक विकिरण है। क्योंकि हम जानते हैं जो ऊर्जा हमारी होती है, ऊर्जा प्रकाश के रूप में भी होती है, ऊर्जा ध्वनि के रूप में भी होती है, ऊर्जा के कई प्रकार के रूप होते हैं। तो जो प्रकाश की कोई किरण गति करती है या प्रकाश की कोई किरण चलती है तो वो दो रूपों में चलेगी, एक तो तरंग के रूप में और दूसरा कण के रूप में। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि तरंग हम किसे कहते हैं। तरंग एक परिगामी विक्षोभ होता है जिसमें ऊर्जा परिवहित होती है। परिगामी विक्षोभ को हम इंग्लिश में ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस कहते हैं। आपने किसी तालाब के अंदर एक मोटा पत्थर डाला होगा, तो जब हम किसी तालाब के अंदर मोटा पत्थर डालते हैं तो जो तालाब का पानी होता है वो इस प्रकार से लहरें लेने लगता है। ये एक तरंग का ही उदाहरण है। और जो इस टाइप की जो लहरें लेता है उसमें एक तो ऊपरी भाग होता है और एक नीचा भाग होता है। ये समझने की कोशिश कीजिए। जो ये ऊपरी भाग होगा, इस ऊपरी भाग को अर्थात उभरे हुए भाग को हम शिखर कहते हैं और जो दबा हुआ भाग होता है उसको हम गर्त कहते हैं। अब हम तरंग के गुणधर्म जानने की कोशिश करते हैं। तो जो तरंग होती है उसके तीन गुणधर्म हम यहाँ सीखेंगे। एक आवृत्ति, दूसरा तरंग दैर्घ्य और तीसरा तरंग संख्या। तो हमने बता दिया कि जो उठा हुआ भाग होता है उसको हम शिखर कहते हैं और जो दबा हुआ भाग होता है उसको हम गर्त कहते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो एक गर्त हमारा ये रहा और दूसरा गर्त ये रहा। शिखर एक हमारा ये है और दूसरा शिखर हमारा ये है, तीसरा शिखर हमारा ये है। अगर हम दो शिखरों के बीच की दूरी निकालने लगें, इस वाले शिखर की और इस वाले शिखर के बीच की दूरी निकालने लगें, तो जो ये बीच की दूरी हमारी निकल करके आती है इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। या फिर दो गर्त, एक गर्त ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने लगें, जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी उसी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो SI मात्रक होता है वो मीटर होता है। अब हम बात करते हैं आवृत्ति की। तो एक सेकंड में होने वाली तरंगों की संख्या, एक सेकंड में होने वाली तरंगों की संख्या, इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए। कोई हमारी टॉर्च है और इससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, ये प्रकाश की किरणें इससे निकल रही हैं। तो एक सेकंड में कितनी तरंगें निकलेंगी, उन तरंगों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं और आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। न्यू, इसे क्या कहेंगे हम? न्यू कहेंगे। और आवृत्ति का मात्रक की अगर हम बात करें तो हर्ट्ज होता है। वास्तव में एक हर्ट्ज 1/सेकंड के बराबर होता है, अर्थात सेकंड इनवर्स के बराबर होता है। अगर हम तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति इन दोनों का संबंध निकालने लगें तो जो हमारी आवृत्ति होती है वो C/लैम्डा के बराबर होती है। C यहाँ पर प्रकाश की चाल है और आप प्रकाश की चाल का मान जानते हैं। प्रकाश की चाल का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
यहाँ से अगर हम लैम्डा का मान निकालने लगे तो लैम्डा होगा C/न्यू। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। जब हम न्यूमेरिकल्स हल करने की कोशिश करेंगे तो ये सूत्र आपको याद करना होगा और ये न्यूमेरिकल्स में हमारा सूत्र लगता है। अब हम अगला गुण जो हमारा है उसे जानने की कोशिश करते हैं। अगला गुण हमारा है तरंग संख्या। तरंग संख्या को हम न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। हमने भी तरंग दैर्घ्य निकाली थी। अगर हम तरंग दैर्घ्य का उल्टा कर दें, 1/लैम्डा कर दें, तो जो ये प्राप्त होगा हमें, उसको हम न्यू बार कहेंगे या तरंग संख्या हम उसको कहेंगे। लैम्डा का मान हमने पीछे देखा था अभी, C/न्यू होता है, और जब 1/लैम्डा करेंगे तो न्यू/C हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और तरंग संख्या में क्या संबंध होता है। तो जो ये वाला समीकरण है वो इस संबंध को प्रदर्शित करता है। ये आवृत्ति है, ये तरंग दैर्घ्य है, और ये आपका आवृत्ति है, और ये तरंग संख्या है। C जो है हमारा वो प्रकाश की चाल है। अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है। हम देखते हैं कि आपने पढ़ा होगा विबग्योर के बारे में आप जानते हैं। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो यहाँ पर हमने कलर दिए हुए हैं और इन कलर की हमने यहाँ पर तरंग दैर्घ्य दी हुई है, और तरंग दैर्घ्य का मान जो है वो नैनोमीटर में है, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो अगर हम पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य की बात करें तो पराबैंगनी किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 200 नैनोमीटर होती है। बैंगनी की 410 नैनोमीटर होती है, जामुनी की 430 नैनोमीटर होती है। अगर इसी प्रकार नीले की 470, हरे की 520, पीले की 570, नारंगी की 620 और लाल की 710। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो लाल कलर है हमारा, लाल रंग है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य इनमें सबसे अधिक है। अगर तो आपसे कहे कि नैनोमीटर में दी हुई हैं और आपको ये मीटर में बतानी है, तो इसमें आप 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपकी मीटर में निकल के आ जाएगी। अब आपकी किताब के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है बोध प्रश्न 1। इस क्वेश्चन को हम हल करने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है लैम्डा बराबर 560 नैनोमीटर के पीले प्रकाश की आवृत्ति की गणना कीजिए। हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। हमने पढ़ा कि तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर हमें नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू 560 नैनोमीटर, और हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आवृत्ति का फार्मूला हमने देखा था, आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू होता है C/लैम्डा। C प्रकाश की चाल है और लैम्डा का मान हमारा 560 गुणा 10⁻⁻9 है। तो हम प्रकाश की चाल का मान रखेंगे 3 गुणा 10⁸ अपॉन 560 गुणा 10⁻⁻9। ये हमने यहाँ लैम्डा का मान यहाँ से उठा करके रख दिया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 5.35 गुणा 10⁻14 हर्ट्स। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जो नीचे घात होती हैं ऊपर जा कर के जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात हो जाएगा हमारा 8 और 9 17, फिर 3 घात कम कर देंगे और इसे 300 कर लेंगे, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, और इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
बोध प्रश्न 2, ये दूसरा क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। दृश्य क्षेत्र में विभिन्न रंगों की आवृत्तियों में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर केवल ये पूछा गया है कि आवृत्तियों में संबंध स्थापित कीजिए। हम जानते हैं आवृत्ति का सूत्र होता है C अपॉन लैम्डा। C अपॉन लैम्डा। C प्रकाश की चाल होती है और लैम्डा तरंगदैर्ध्य होती है। तो हमने आपको बताया था कि कौन से रंग की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, तो आपको याद कर लेना चाहिए। हम इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंगनी रंग लेंगे और बैंगनी रंग के लिए हमारी जो तरंगदैर्घ्य होती है लैम्डा इक्वल टू 410 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है। तो हम न्यू बैंगनी का मतलब क्या है, बैंगनी रंग की हम आवृत्ति यहाँ पर निकालेंगे। सूत्र हमें पता है C अपॉन लैम्डा। C का मान होता है 3 गुणा 10 की पावर 8, लैम्डा का मान है 410 गुणा 10 की पावर माइनस 9। जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद हमारा प्राप्त होगा 7.31 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमने बैंगनी रंग की आवृत्ति हमने निकाल ली। अब हम जामुनी रंग की आवृत्ति निकालेंगे। तो जामुनी रंग की आवृत्ति निकालने के लिए हमें जामुनी रंग की सबसे पहले तरंगदैर्घ्य का पता होना जरूरी है। तो हम जब तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो इसके लिए लैम्डा का मान होता है 430 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मीटर। आवृत्ति का सूत्र होता है C अपॉन लैम्डा। C का मान 3 गुणा 10 की पावर 8 और लैम्डा का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो 430 गुणा 10 की पावर माइनस 9। और जब हम इसको हल करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा ये। ध्यान दीजिए, जो ये पहला वाला मान है, ये वाला मान उससे कम आया है। ये 7.31 है और ये 6.98 है। अब हम नीले रंग की आवृत्ति निकालेंगे। तो नीले के लिए लैम्डा होता है 470 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मीटर और C का मान आपको पता है, तो हम यहाँ पर लैम्डा का मान रखेंगे और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 6.38 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला मान जो हमारा नीले रंग का आया है वो जामुनी कलर से कम है। अब हम हरे रंग के लिए निकालेंगे। तो हरे के लिए लैम्डा इक्वल टू होता है 520 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मीटर। प्रकाश की चाल का मान हमें पता है, लैम्डा का मान हमने रखा और इसको हल किया तो 5.77 गुणा 10 की पावर 14 आया। ये वाला मान इस वाले मान से कम है। पीले का निकालेंगे तो पीले का आएगा 5.26 गुणा 10 की पावर 14। इन सभी का आपको इसी सूत्र से निकालना है। आवृत्ति होता है C अपॉन लैम्डा। C का मान फिक्स है और लैम्डा का मान हमने भी बताया था। तो हम नारंगी रंग की आवृत्ति निकालेंगे। नारंगी रंग की जो आवृत्ति होगी वो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 4.84 10 की पावर 14 हर्ट्ज। इसी प्रकार हम लाल रंग की फाइंड आउट कर लेंगे। तो लाल रंग की होगी 4.22 गुणा 10 की पावर 14। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने ये देखा कि लाल रंग की सबसे कम है और उससे अधिक नारंगी रंग की है, उससे अधिक पीले रंग की आवृत्ति है, उससे अधिक हरे रंग की आवृत्ति है, उससे अधिक नीले रंग की आवृत्ति है और उससे अधिक जामुनी रंग की आवृत्ति है और सबसे अधिक बैंगनी रंग की आवृत्ति है। तो ये सभी कलर्स के जो सभी रंग होते हैं उनके बीच आवृत्तियों में संबंध हमने निकाल लिया। अब हम एक नए क्वांटम सिद्धांत को देखेंगे और वो है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। असल में जो प्लैंक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा, अब से पहले भी आप देख रहे थे कि कोई प्रकाश की किरण जो होती है या कोई विकिरण जो होता है वो तरंग की तरह किस तरीके से व्यवहार करता है या तरंग के क्या क्या गुण होते हैं। हमने तरंग के 3 गुण सीखे। तरंगदैर्घ्य के बारे में हमने सीखा, आवृत्ति के बारे में हमने सीखा
और तरंग संख्या के बारे में हमने सीखा। अब प्लैंक ने क्या कहा? प्लैंक ने ये कहा कि जो ये विकिरण होता है, विकिरण जो है कणों की तरह भी व्यवहार करता है। जो कोई तरंग होती है, उस तरंग की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा कणों के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है और उनमें से प्रत्येक पैकेट को हम क्वांटा कहते हैं। जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक 1900 के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु जब किसी विकिरण को अवशोषित या उत्सर्जित करती है तो निरंतर क्रम से नहीं करती, बल्कि एक निश्चित ऊर्जा के पैकेटों के रूप में करती है। अर्थात विकिरण में ऊर्जा कणों के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। प्रत्येक पैकेट को हम क्वांटा कहते हैं। और जो ये क्वांटा है इसको हम फोटोन भी कहते हैं। और इस क्वांटा की अगर हम ऊर्जा की बात करें तो इस क्वांटा की ऊर्जा E = h न्यू के बराबर होती है। न्यू क्या है? अभी हमने देखा आवृत्ति है। तो एक क्वांटा की जो ऊर्जा होगी वो E = h न्यू के बराबर होगी। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक क्वांटा की ऊर्जा आपसे निकलवाने लगे तो वो E = होगी h न्यू के बराबर। और अगर किसी तरंग में क्वांटा की संख्या n हो तो हम यहाँ पर n की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तब हमारा सूत्र होगा E = nh न्यू। h प्लांक नियतांक है और इसका मान होता है 6.26 × 10⁻⁻34 जूल। हमने देखा था कि जो आवृत्ति है हमारी न्यू का मान c/λ होता है। तो जहाँ पर ये न्यू है, इस न्यू की जगह हम c/λ रख देंगे। तो हमारा सूत्र जो बनेगा वो होगा E = nhc/λ। h प्लांक नियतांक है और c जो है वो प्रकाश की चाल है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, n फोटोनों की संख्या है कि कितने फोटोन उत्सर्जित होते हैं या फिर कितने फोटोन अवशोषित होते हैं। तो चलिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर कोई क्वेश्चन करके देख लेते हैं। बोध प्रश्न 3। एक पीले रंग का बल्ब है और वो इतने फोटोन उत्सर्जित पैदा करता है। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा = 560 नैनोमीटर है। तो हम ये देख लेंगे, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इस तरंग दैर्घ्य को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर फोटोनों की संख्या दी हुई है, तो और फोटोनों की संख्या को हम क्या कहेंगे? n कहेंगे। तो हम अभी सूत्र देख करके आए हैं E = nh न्यू। और न्यू हमने देखा था, न्यू होता है c/λ के बराबर। तो जब हम c/λ रखेंगे तो हमारी ऊर्जा होगी nhc/λ। फोटोन n बराबर इतने दिए हुए हैं, h का मान हम जानते हैं इतना होता है और प्रकाश की चाल c का मान इतना होता है। अब हम यहाँ पर सबका मान रख देंगे। n का मान हमने रखा, h का मान हमने रखा और c का मान हमने रखा, लैम्डा का मान हमने रखा और इसको कैलकुलेट किया तो E = हो गया 99.4 जूल। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दे ब्रोगली के बारे में। तो दे ब्रोगली ने क्या कहा? प्लांक ने तो ये कहा कि जो हमारा विकिरण होता है वो कणों की तरह व्यवहार करता है। तो दे ब्रोगली ने कहा जब विकिरण कणों की तरह व्यवहार करता है तो जो उनको भी द्रव की तरह व्यवहार, उनको भी तरंग और कणों की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो देखते हैं। दे ब्रोगली ने तर्क दिया कि यदि विकिरण की द्वितीय प्रकृति होती है, द्वितीय की प्रकृति अर्थात विकिरण कणों की तरह और तरंग की तरह व्यवहार करता है, तो द्रव्य कणों, जो द्रव के कण होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है,
की भी द्वितीय प्रकृति होनी चाहिए। उनके अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संबंध होती है जिसकी तरंग दैर्घ्य h/p के बराबर होती है, और p हम जानते हैं संवेग है और p बराबर होता है mv। m पदार्थ का द्रव्यमान है और v पदार्थ का वेग है, तो लैम्डा बराबर होगा h/mv। तो ये आपको सूत्र याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और आगे चल करके ये हमारे क्वेश्चंस में काम आएगा। प्रश्न नंबर 5, प्रतिदिन के प्रेक्षणों में हमें द्रव्य की तरंग प्रकृति का आभास क्यों नहीं होता? अभी हमने जो सिद्धांत देखा दे ब्रोगली का, दे ब्रोगली ने ये कहा था कि जो हमारा प्रत्येक द्रव्य होता है वो तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है। जब कोई विकिरण कण की तरह व्यवहार कर सकता है तो द्रव्य को भी तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। अर्थात उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक द्रव के साथ तरंगें संबंध होती हैं। अब जब हम बात करते हैं कि जब प्रत्येक द्रव के साथ एक तरंग होती है तो हम उस तरंग को क्यों नहीं देख पाते हैं, तो हम उसको इस वजह से नहीं देख पाते क्योंकि उसका जो द्रव्यमान होता है, हमारे आसपास के जो द्रव्य हैं उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, इसलिए हम उनको नहीं देख पाते हैं। चूँकि प्रतिदिन के जीवन में हम उन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं जो सूक्ष्म नहीं होती और जिनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, अतः उनके साथ निहित तरंग दैर्ध्य इतनी छोटी होती है कि उसको मापा नहीं जा सकता। इसलिए प्रतिदिन के प्रेक्षणों में हमें दे ब्रोगली तरंग का आभास नहीं होता। अब हम ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। किसी कण की सही स्थिति और सही संवेग का निर्धारण करना असंभव है, परंतु इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए, सही संवेग का एक साथ भी लिख लेना। सही संवेग का एक साथ निर्धारण करना असंभव है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्थिति में जो अनिश्चितता होगी, अगर x अक्ष पर है तो वो डेल्टा x होगी, और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा px होगी। अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो वो h के बराबर होता है, और h क्या है आपका प्लांक नियतांक है। तो यहीं पर हम आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी यूनिट के जो आपके अंत में कुछ प्रश्न दिए हुए होते हैं और सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप BSc जी की केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हिंदी मीडियम में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।